जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ आप सभी का प्यारा चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, आज जो ये सेशन होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान और साइंस के सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो एक बार सभी बच्चे यहाँ पे क्लियर करेंगे क्या मेरी वॉइस आप तक परफेक्ट तरह से पहुँच पा रही है? सभी छात्र जुड़ते हुए, क्या बात है। चलिए एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। चलिए एक बार क्लियर बताएंगे सर, क्या मेरी वॉइस आप तक परफेक्ट तरह से पहुँच पा रही है? चलिए, क्या बात है सर। हाँ जी, आ रही है आपकी वॉइस। चलिए इसी के साथ आज की सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और पहला प्रश्न आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे। में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई किस शासक को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किस शासक को। जी हाँ, किस मुगल शासक को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर है, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो बाबर को जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक में किसका नाम आ जाता है? बताइए, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबर ही थे। याद रखना है, बाबर। ठीक है, चलिए। और बाबर के द्वारा जो है काफ़ी युद्ध लड़े गए, है ना बच्चों। चलिए वो भी जान लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए बच्चों, एक तो युद्ध था पानीपत का, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो आप सभी जानते होंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बच्चों? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बच्चों खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था। खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था। और ये बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर एवं राणा सांगा। जी हाँ, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था बच्चों। और ये कब लड़ा गया था? तो ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद चंदेरी का भी युद्ध लड़ा गया था। ये सभी युद्ध हैं बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चंदेरी का युद्ध भी लड़ा गया था। तो ये किसके बीच हुआ था बच्चों? मैदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच? मैदिनी राय। मैदिनी राय भी एक शासक थे। तो मैदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था बच्चों? तो ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, है ना। यानी देख सकते हो, एक साल के बाद देखो युद्ध लड़ते गए हैं बाबर, है ना। 1526 में, फिर 27 में, फिर 28 में। और फिर इसके बाद जो है एक घाघरा का युद्ध भी इनके द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, घाघरा। तो घाघरा का युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था? तो ये भी जान लीजिए बच्चों, ये अफगानी एवं बाबर के बीच हुआ था। अफगानी एवं बाबर। किसके बीच? अफगानी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था बच्चों? तो ये भी आपको याद रखना है, 1529 में। जी हाँ, कब लड़ा गया था? तो 1529 में। तो ये सभी युद्ध जो हैं बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती हैं? बताना है, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। अरावली पहाड़ी जो है ये किस राज्य से होकर गुजरती है, यानी किस राज्य में है? ये भारत के किस राज्य में है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है राजस्थान, देन आपका आंसर सही है। तो अरावली पहाड़ियाँ जो है ये भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। और देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछते कि भारत का सबसे प्राचीन पहाड़ कौन सा है, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्या जवाब दीजिएगा? मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत का, है ना बच्चों, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये भी याद रखना है, अरावली है। कौन सा है? अरावली है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, करेंगे या मरेंगे?
भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था? बच्चों, करेंगे या मरेंगे, ये एक नारा दिया गया, तो ये किस आंदोलन के तहत दिया गया, यानी ये किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया, या नमक आंदोलन में दिया गया, या असहयोग आंदोलन में दिया गया, या नील क्रांति आंदोलन में दिया गया? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, तो बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। करेंगे या मरेंगे, जी हाँ, करेंगे या मरेंगे, ये नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत ये करेंगे या मरेंगे वाला नारा दिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। मान के चलिए अगर प्रश्न पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछ लेता है कि ये कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बच्चों, तो ये भी याद रखना है कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को, कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ITI के भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताना है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, या क्लेमेंट एटली, या हैरोल्ड विल्सन, या एंथोनी एडन? जल्दी से बताइएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जी हाँ, जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी क्लेमेंट एटली, देन आपका आंसर सही है। तो क्लेमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी, है ना। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। चलिए बच्चों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, या अरुणा असफ अली? जल्दी से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, या अरुणा असफ अली? तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यदि आपने जवाब दिया है देन आपका आंसर सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए बच्चों, एनी बेसेंट का नाम एक आंदोलन में आ जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि बच्चों होम रूल लीग है ना, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अगर आपसे पूछता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बच्चों दो लोग थे, है ना। तो सबसे पहला नाम तो आ जाता है बाल गंगाधर तिलक जी का, और फिर उसके बाद एनी बेसेंट जी का भी नाम आ जाता है। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने तो ये बता दिया कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी। लेकिन अब मैं पूछूं कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो चलिए ये जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहा। तो क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना होगा। ठीक है, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर चेक करूंगा और फीडबैक भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, कब हुई थी? 1952 से 53 ईस्वी में, या 1951 से 52 ईस्वी में, या 1956 से 57 ईस्वी में, या 1948 से 1949 ईस्वी में? जल्दी बताना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट बताएंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है सभी स्टूडेंट को। भाई, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करें आप सभी बच्चे। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 से 52 ईस्वी में, देन आपका आंसर सही है। तो 1951 से 52 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से पहले है ना एक योजना आयोग बनाया गया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। बता सकते हैं आप लोग योजना आयोग, या आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। योजना आयोग बता दीजिए। योजना आयोग, जी हाँ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी बताना होगा आपको। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो आपको बता दिया जाए 15 मार्च 1950। जी हाँ, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखना है आपको, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए। योजना आयोग है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री लिखना है, प्रधानमंत्री। ओके, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, ध्यान देना है बच्चों। क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमर सोनार बंगला ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, जैसे हमारा देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक है, हमारे देश यानी भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? आमर सोनार बंगला। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? रजनीकांत सेन के द्वारा, द्विजेंद्र लाल रे के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा? बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है आमर सोनार बंगला, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, आपको ये भी याद रखना है, अगर पूछ ले कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं, है ना। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बंगला, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मान्यताएं प्राप्त भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार? बताइएगा। 15, 18, 20 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट कि भारतीय संविधान में कितनी मान्यताएं प्राप्त हैं भाषाओं को, यानी कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, हाँ जी, आपको याद रखना है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। क्या मैं क्या बताया? देखिए लिख लीजिए इसको। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जी हाँ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि किस अनुसूची के तहत संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया?
बच्चों वृक्षों के संरक्षण के लिए जो है एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, या बैंकर रॉय के द्वारा, या मेघा पाटकर के द्वारा, या बाबा आमटे के द्वारा? जल्दी से बताना है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आईटीआई के परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे बच्चों। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे यहाँ पे। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो जी हाँ बच्चों, किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 के दशक में उत्तराखंडों के जंगलों को बचाने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताइएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जी हाँ बच्चों, कौन सा है? ये गुजरात है, गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना? तो आपको याद रखना है। और बच्चों, अगर भारत ना देकर आपको विश्व में पूछ लिया जाए, मान के चलिए ऐसे पूछ ले कि भाई विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइएगा। अगर आपसे मैं प्रश्न ऐसे पूछ लूं कि विश्व में, है ना, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भारत हो जाता है, भारत। ठीक है, अपना देश भारत है। तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है कितना है? चौथा है, पहला है, दूसरा है या पांचवा है? बताइएगा। अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो क्या है? अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है बच्चों वो क्या है? तो जी हाँ, भारत का जो स्थान है वो विश्व में प्रथम स्थान है ना? अभ्रक उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में वो क्या है? पहला स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। यहाँ से विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म का अभ्रक का लगभग जो है 60 से भी अधिक प्रतिशत का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, यानी आपको बताना है भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताना है, बिल्कुल फास्ट। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, यानी गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला भारत का राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने का उत्पादन अधिकतम होता है? जी हाँ, बताना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? बताना है, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त प्रथम को, या स्कंदगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को? जल्दी से बताना है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई। और ये कौन था बच्चों? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, है ना? तो समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, है ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? पांडिचेरी, मद्रास, गोवा, केरल? जल्दी से बताना है। देखिए बच्चों, हुआ क्या था, पुर्तगालियों ने, है ना बच्चों, कई सारे भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था। तो 1961 में, है ना, काफ़ी भारतीय राज्यों को मुक्त करा दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य थे, यानी सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्यों को मुक्त कराया गया? तो पांडिचेरी, मद्रास, गोवा या केरल?
तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों 19 दिसंबर, है ना, 19 दिसंबर 1961 की बात है। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके गोवा और दमन और दीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। ठीक है, तो गोवा तो था ही साथ बच्चों एक और राज्य था बच्चों, दमन दीप, है ना, दमन और दीप। तो आपको देखिए अभी ये जो है ना बच्चों, दमन और दीप ये क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना। हाँ, तो आपको याद रखना है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? तो एम.जी. रनाडे थे, या अरविंद घोष, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या ए.ओ. ह्यूम? जल्दी से बताइएगा, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बताना है, सभी बच्चे बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था और उन्हें कब अध्यक्ष बनाया गया था। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था, और इनको कब बनाया गया था बच्चों कांग्रेस का पहला अध्यक्ष? तो 1885 ईस्वी में बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या आप लोग बता सकते हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। ठीक है, याद रखना है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1884 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में फोकस दूरी हो जाती है, यानी निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो, है ना, तो उस व्यक्ति की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मायोपिया कहते हैं। तो आपको बताना है कि मायोपिया से अगर कोई व्यक्ति सफरिंग है यानी पीड़ित है ना, तो उस व्यक्ति की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? तो बच्चों ध्यान देना है, फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया में जो है दूर की वस्तुएं को जो है नहीं देखा जा सकता है। मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती हैं, है ना। लेकिन पास की वस्तुएं, देखिए पास की वस्तुएं जो है इसमें आसानी से दिख जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुओं को आदमी नहीं देख पाता है, जबकि पास की वस्तुओं को वो देख लेता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसी प्रकार होता है एक दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना इसमें जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है ना। दूर की वस्तुओं को जो है इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं बच्चों इसमें नहीं दिखती है। ठीक है, अब देखिए निकट दृष्टि दोष इस चीज़ को दूर करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो ये भी ध्यान देना है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे बच्चों? तो ध्यान देना है, देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लेगा आपसे भाई कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पूछेगा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है शक्ति गुने समय किस भौतिक राशि की विमा है? यानी पावर इनटू टाइम इज द डायमेंशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? बताइए जल्दी से, संवेग का है या आवेग का, ऊर्जा का, या प्रतिबल का?
देखिए संवेग को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोमेंटम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेग को इम्पल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आवेग को इम्पल्स कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबल को जो है स्ट्रेस कहते हैं। जल्दी से जवाब देना है, हर एक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जा जो है एनर्जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है बच्चों पावर गुने टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एनर्जी बराबर क्या होता है? तो पावर गुने टाइम होता है, यानी शक्ति गुने समय होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ई क्या है? ई जो है ना, एनर्जी इज द एबिलिटी टू द वर्क, है ना। और पी क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म्ड। टी क्या है? समय है, टाइम है ना। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बाकी के ऑप्शंस की। तो जैसे संवेग का बात करें, है ना, तो संवेग देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे संवेग है, ठीक है, तो पूछ लिया जाता है संवेग बराबर क्या होता है? तो ये होता है बच्चों मास गुने वेलोसिटी, ठीक है। मास गुने वेलोसिटी होता है, यानी द्रव्यमान गुने में चाल, ठीक है, बोल सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आवेग है, ये आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बच्चों फोर्स, ठीक है, और गुना में समय का अंतराल यानी टाइम डिफरेंस, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे प्रतिबल बचा, तो इसका क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्स बाई एरिया होता है। तो ये सब जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है जबकि समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है ना। यानी देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस पूछे हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे, है ना। ये इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रीड कर लिया जाए। An object is placed between two plane mirror while the plane mirror are at 90 degree to each other. The number of images formed is, है ना, यानी यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे वही बताना है बच्चों। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सूत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले जो थीटा दे रखा है ना, वो 90 डिग्री दे रखा है। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ थीटा जो है ना आपको दे रखा है, उसको लिख लेना है। थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद? अब आपको 360 डिग्री में जो थीटा दे रखा है उससे भाग देना है, यानी 360 डिग्री में भाग दीजिए 90 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है? 4 क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो बच्चों ये क्या है? हमारा सम संख्या है। तो अब देखिए सम संख्या के लिए, है ना, यहाँ पे सम संख्या आ चुके हैं। तो सम संख्या में जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी होगी तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n बराबर, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए n बराबर 360 डिग्री कर देना है, अपॉन में थीटा कितना है? 90 डिग्री है, और -1, तो कितना आ गया? n बराबर, देखिए इसको काटे थे तो 4 आया था, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 जो है आ गई। अब यहाँ पे यदि विषम संख्या मान लीजिए आ जाता, जैसे 1, 3, 5, तब कौन सा सूत्र लगाते? तब हम लोग लगाते बच्चों n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ठीक है। यानी उस सिचुएशन में जो है हमको एक नहीं घटाना होता है। कब? जब विषम संख्या आता तब। लेकिन यहाँ पे सम संख्या था, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, और विषम संख्या के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल सवार जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और 2 मिनट में वह एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका औसत वेग क्या है? यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई साइकिल सवार है जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो एक वृत्ताकार पथ कहने का मतलब क्या है? एक सर्कुलर पाथ है जो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसे वृत्ताकार पथ पर जो है एक साइकिल सवार है बच्चों, जो चक्कर लगाया जा रहा है ना, 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। यानी त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या 100 मीटर है बच्चों। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है
है ना, वृत्त के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से जो डायमीटर तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से r जो है ये आपको दे दिया गया है 100 मीटर। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से r जो है 100 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बताइए, ये जो साइकिल सवार है ये चक्कर लगा रहा होगा, कुछ इसी प्रकार लगा रहा होगा ना, वृत्ताकार पथ है तो कुछ इसी प्रकार लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी निकालना होगा आपको। वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी। तो बच्चों वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए वृत्ताकार पथ की जो दूरी होती है वो कुछ इसी प्रकार होगी, और ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से परिधि हो जाता है वृत्त का, है ना। तो वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है ये बराबर हो जाएगी वृत्त के परिधि के बराबर। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कर देना है। पाई देखिए ऑप्शन में, पाई को पाई ही रहने दीजिए, 22/7 नहीं लेना है तो पाई ही रहने देते हैं। r कितना है, 100 मीटर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 में 100 से गुना कीजिए 200, और ये पाई का पाई, तो 200 पाई जो है आपका ये आ गया दूरी। वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है 200 पाई है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समय भी स्टूडेंट दे रखा है आपको। समय कितना दे रखा है, 2 मिनट का दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा क्या है, औसत वेग पूछ लिया गया है। तो बच्चों औसत वेग पूछा है, और आप लोग जानते हो एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। बताइए, औसत चाल, औसत वेग निकालना होता है तो कुल दूरी बटा कुल समय, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। बस बना दीजिए, इसी फॉर्मूले का यूज करना है और बन जाएगा। तो बच्चों क्या निकालना है, देखिए औसत वेग निकालना है ना आपको। तो चलिए अब यहाँ से मुझे ये बताइए आप लोग कि देखिए औसत वेग निकालना है, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितना है, यही ना होगी 200 पाई, क्योंकि वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी कितना है, 200 पाई आया है। तो यहाँ पे 200 पाई लिख लीजिए, और अपॉन में समय, कुल समय कितना है, देखिए 2 मिनट का है तो 2 मिनट लिख लीजिए, बन गया क्वेश्चन। 200 को काटिए, 2 के पार से 100 बार में चला जाएगा, तो कितना है एवरेज स्पीड, 100 पाई अपॉन में मिनट। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 100 पाई और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा बच्चों। आप सभी जानते हो क्योंकि दूरी जो है मीटर में होता है ना। तो 100 पाई मीटर पर मिनट, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्यूनर ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज विल बी। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। तो ये 330 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ये दे रखा है आपको 330 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी लेम्डा तरंग दैर्घ्य, यानी जिसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको लेम्डा से डिनोट किया जाता है। तो लेम्डा जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो एफ दे दिया गया है, लेम्डा पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर आपको ध्वनि तरंगों की चाल मालूम हो गया तब तो निकल जाएगा। तो ध्वनि तरंगों की चाल यानी जिसको वी से डिनोट करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो ये कितना होता है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वायु में वो कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 330 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से v भी पता चल गया कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बच्चों f लेम्डा v इन तीनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन होता है। क्या होता है, यानी v बराबर होता है f गुने लेम्डा। तो आपको लेम्डा ही निकालना है, यानी तरंग दैर्घ्य ही निकालना है। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन f। ठीक है, v कितना है, तो देखिए 330 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 330 लिख दीजिए। अपॉन में f कितना है, ये भी 330 है। तो दोनों को काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी लेम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि ये सब चीज़ मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए लेम्डा जो है यहाँ पे मीटर में आया। तो लेम्डा बराबर 1 मीटर जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बट ऑप्शन में देखिएगा तो मीटर में
नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो बच्चों 1 मीटर जो है कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? आप सभी बच्चे जानते हैं 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अब? तो यहाँ आंसर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, है ना। यानी देखिए यहाँ पे दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दे दिया है, तो यहाँ पर I1 रेशियो I2 ये दे दिया है कितना? 1:16। I1 क्या है? पहले तरंग की तीव्रता है जो 1 दे दिया है। I2 क्या है? दूसरे तरंग की तीव्रता है जिसका वैल्यू 16 है। तो यहाँ पे दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दे दिया है। अब उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, यानी A1 रेशियो A2 क्या होगा, यही बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए I और A के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A² के, है ना। यानी यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ से A बराबर हो जाता है किसके? √I के। ठीक है, कैसे हुआ? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं आपको बोला बच्चों यहाँ पे I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A² के, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे I1/I2 ये बराबर हो जाएगा किसके? A1 के स्क्वायर के अपॉन में A2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी I1/I2 और बराबर में A1/A2 और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब जो है हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, तो एक काम करते हैं, देखिए पहले I1 और I2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो I1 कितना है? 1 है, अपॉन में I2 कितना है? 16 है, और बराबर में A1 अपॉन में A2 और इस पूरे का स्क्वायर है। अब देखिए हमको केवल A1 रेशियो A2 निकालना है ना। तो A1 रेशियो A2 कह लो या फिर A1/A2 कह लो, बात बराबर ही है ना। तो यहाँ से अब देखिए स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे, पढ़े हो ना। हाँ, तो यहाँ से अब आप ही बताइए √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। √16 का वैल्यू क्या होता है बताइए? √16 जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 और बराबर में, अब देखिए यहाँ से अंडर है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A1/A2। तो आप ही बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा? A1/A2 कितना आया? 1/4, यानी A1 रेशियो A2 क्या बोल सकते हो आप लोग? 1/4 बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग जो है किया जाता है किस रूप में? देखिए पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ज्वरनाशक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण रोगी की दवा के रूप में, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधी के रूप में। जल्दी से बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है ना। काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में भी काफ़ी रिपीटेड हो चुका है, पैरामेडिकल में भी आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्लोरीन का प्रयोग जो है हम लोग किस रूप में करते हैं? तो बच्चों क्लोरीन का प्रयोग जो है एक प्रतिरोधी के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो प्रतिरोधी के रूप में जो है क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, हाँ जी, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है, देखिए प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है? कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लैक्टोज? जल्दी से बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैक्राइड? तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है हाँ जी ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज, तो जी हाँ दोस्तों ग्लैक्टोज जो है ये डाइसैक्राइड नहीं है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, तो ये तीनों डाइसैक्राइड हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ग्लैक्टोज जो है ये डाइसैक्राइड नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? तो ये जो है मोनोसैक्राइड चीनी है। क्या है ये?
ये मोनोसेक्राइड है, यानी मोनोसेक्राइड है, ये याद रखना है, ये डाइसेक्राइड नहीं है, ये मोनोसेक्राइड चीनी है जो मीठा के रूप में एक तरह से ग्लूकोज है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, FeCl3 का जलीय विलयन होता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय। जल्दी से बताना है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बताएंगे FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो किस नेचर का होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है या अत्यधिक क्षारीय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो FeCl3 का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये कैसे होता है, तो आइए इसको समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि बच्चों FeCl3 का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे FeCl3 जो होता है, जब इसका जल अपघटन होता है ना, तो ये हमारा FeOH का थ्राइस प्लस HCl का निर्माण करता है। क्या मैं बताया कि ये जो हमारा FeCl3 है, जब इसका जल अपघटन होता है तो ये हमारा FeOH का थ्राइस प्लस में HCl का निर्माण करता है, यानी कि ये हमारा FeOH थ्राइस प्लस HCl से मिलकर बना होता है। अब यहाँ HCl जो है ना, ये क्या है बच्चों, प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्या है बच्चों, प्रबल अम्ल है। तो HCl प्रबल अम्ल होने के कारण, है ना, HCl जो है प्रबल अम्ल होने के कारण ये जल में वियोजित होकर H प्लस और प्लस में Cl माइनस आयन देता है ना। जबकि जबकि FeOH का थ्राइस ये क्या है, प्रबल क्षार नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये प्रबल क्षार नहीं है ना। इसीलिए इसीलिए जो है FeCl3, इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल होने के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या बताया, है ना, देखिए होता क्या है कि HCl जो है ना, ये H प्लस प्लस में Cl माइनस आयन देता है, जबकि FeOH का थ्राइस ये प्रबल क्षार नहीं है। इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल होने के कारण, यानी ये प्रबल अम्ल है ना, इसी के कारण जो है ये हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, H3PO2 अम्ल की क्षारकता है। यानी यहाँ पर ये पूछा गया है कि H3PO2, है ना, यहाँ पे ये पूछा गया है कि H3PO2 ये एक क्षारकीय अम्ल होगा या द्विक्षारकीय या तीन क्षारकीय अम्ल होगा या चार क्षारकीय अम्ल होगा। जल्दी से बताइएगा H3PO2 अम्ल की क्षारकता क्या है, यानी ये एक क्षारकीय अम्ल है या दो या तीन या चार क्षारकीय अम्ल है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, H3PO2 की अगर आपको क्षारकता पता करना है, हमें तो क्षारकता ही पता करना है ना कि ये किस क्षारकीय अम्ल, ये कौन सा क्षारकीय अम्ल है। तो बच्चों कोई भी, देखिए H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। तो कोई भी अम्ल जो है ये क्षार क्यों होता है बच्चों, ये होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है, तो OH माइनस आयन की वजह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें H3PO2 का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कुछ इस प्रकार से होगा, कैसे होगा, तो एक फास्फोरस हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देना है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने क्या बताया था, H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें कैसे पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। तो ये होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे भी हमें OH माइनस बंद ही देखना है कि कितने हैं, यानी OH समूह कितने हैं। तो आप ही देखिए ना कितने हैं OH, तो यहाँ हमें OH बंद देखना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं, तो एक ही हैं, है ना। तो यहाँ पे OH कितने लगे हैं, तो एक लगे हैं। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, ये मोनो बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी ये एक क्षारकीय हो जाएगा क्योंकि एक ही है। OH समूह कितने हैं, OH माइनस आयन कितने लगे हुए हैं, एक ही लगे हुए हैं ना। तो ये किस नेचर का है, मोनो बेसिक है, यानी एक क्षारकीय अम्ल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रश्न है, कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्ली या राइबोसोम।
जल्दी से बताइएगा। यानी प्रश्न पूछा है बच्चों, हमारा ऐसा कौन सा कोशिकांग है, हमारा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है। हमारा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर, राइबोसोम। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी राइबोसोम, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ राइबोसोम जो है ये झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है, ठीक है। और बच्चों राइबोसोम की बात करें तो ये बहुत ही छोटी सी इकाई होती है। क्या होती है ये? एक बहुत ही छोटी सी इकाई होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अब स्टूडेंट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, है ना, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, तो ये भोजन का निर्माण करता है ना। ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है और ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भोजन का क्या करता है बच्चों? भोजन का निर्माण करता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अब स्टूडेंट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसमें जो है ना क्रेब्स चलता है। इसमें क्या होता है? क्रेब्स चलता है और इसी के फलस्वरूप यहाँ पे एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, है ना। क्या मैं बताया बच्चों? इसमें जो है ना क्रेब्स चलता है और इसी के फलस्वरूप यहाँ एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी पावर हाउस ऑफ सेल से किसको जानते हैं? पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका, है ना। कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? तो बच्चों ये कहते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, यदि द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधे का एक एग्जाम्पल देना है, एक उदाहरण देना है। दाल, बांस, गन्ना, केला। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। द्विबीजपत्री पौधे का एक एग्जाम्पल देना है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए ये आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में आ चुका है। हाँ, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी दाल, देन आपका आंसर सही है। तो दाल जो है ये द्विबीजपत्री पौधे का एक उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग लिख लीजिए, एक होता है एक बीजपत्री पौधा, है ना। तो इन सब का एग्जाम्पल लिख लीजिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना। और एक होता है बच्चों द्विबीजपत्री पौधा, है ना। तो बच्चों एग्जाम्पल लिख लेना है यहाँ पे। एक बीजपत्री पौधे का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। गेहूँ हो जाएगा, है ना, मक्का हो जाएगा, लिख लीजिएगा, प्याज हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है एक बीजपत्री पौधे का एक उदाहरण हो जाएंगे। अब यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो बच्चों मटर हो जाएगा यहाँ पे आपका, है ना, दाल हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक बीजपत्री पौधा को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट प्लांट बोल सकते हैं। द्विबीजपत्री पौधा को डाइकॉट प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, यह अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अमीनो एसिड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट होता है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन है टाइरोसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन या प्रोलिन। जल्दी से बताना है, दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द हार्मोन थायरॉक्सिन, है ना। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा अमीनो अम्ल कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बताइए। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, टाइरोसिन अमीनो अम्ल जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ बात आई है थायरॉक्सिन की,
तो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि थायरोक्सिन क्या है। ऑप्शन दे देगा विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, है ना। तो बच्चों आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा कि थायरोक्सिन क्या एक तरह का हार्मोन है। क्या है बच्चों? थायरोक्सिन जो है ये हार्मोन है ना। अब थायरोक्सिन के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखे गए हैं। तो पहला प्रभाव क्या है जान लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रभाव यह है कि बच्चों ये हृदय को नियंत्रित करता है, यानी ये बच्चों क्या करता है, हृदय को जो है नियंत्रित करता है। साथ ही साथ आप लोग बोल सकते हो कि ये पाचन को जो है क्या करता है, पाचन को भी नियंत्रित करता है ना। ये पाचन को भी जो है नियंत्रित करता है बच्चों। और साथ ही साथ आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ये मांसपेशियों की वृद्धि को भी जो है कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। यानी ये मांसपेशियों की वृद्धि को भी जो है ये कंट्रोल काफ़ी करता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि थायरोक्सिन क्या एक हार्मोन है ना। और इसके प्रभाव क्या क्या है, हृदय को नियंत्रित करना, पाचन को नियंत्रित करना, मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित वसा है। तो ब्लबर जो है किसके शरीर में उपस्थित एक वसा है, सील, चमगादड़, व्हेल या डॉल्फिन। तो बच्चों यहाँ पे ब्लबर जो है ये व्हेल मछली के शरीर में उपस्थित एक वसा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ई कोलाई जीवाणु का आकार माइक्रोन में है, यानी ई कोलाई बैक्टीरियम इन माइक्रोन्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जल्दी बताइए, ई कोलाई जीवाणु जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसका साइज माइक्रोन में कितना होता है, 50 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 100 माइक्रोन। जल्दी से जवाब देना है, कितने माइक्रोन में होता है बच्चों। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, है ना, देन आपका आंसर सही है। देखिए बच्चों, वैसे तो ई कोलाई बैक्टीरियम का जो साइज होता है माइक्रोन में वो होता है 1 से 2 माइक्रोन मीटर। कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोन्स मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना। यानी यहाँ पे मिनिमम जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली भी देखिए कहा गया है, मतलब कितना होगा लगभग में। तो वैसे तो 1 से 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 माइक्रोन्स जैसा कुछ ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन 5 माइक्रोन हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो 5 माइक्रोन्स जो है ई कोलाई जीवाणु का आकार हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे ई कोलाई ये क्या है, एक तरह का ये बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ई कोलाई का, है ना। तो ई कोलाई क्या है, एक तरह का ये जीवाणु है, यानी एक तरह का ये बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। यानी ये जो है ना, ये जीवाणु ये मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है ना। वैसे तो ये बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर हानि रहित होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण भी पैदा करते हैं। कई बार जो है ना, इनकी वजह से लोगों का गुर्दा भी काम करना बंद कर देता है, किडनी वगैरह काम करना बंद कर देता है, और संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु तक भी हो जाती है ना। बहुत ही हानि, वैसे तो हानि रहित है, लेकिन कभी कभी होते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शनल में बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना। तो बच्चों याद रखना है, ई कोलाई जीवाणु का आकार कितना होता है, यहाँ पे 5 माइक्रोन्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।